Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about the Sale of Goods Act 1930. इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केविएट एम्प्टर की। केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर, खरीदने वाला सावधान रहे। दिस मीन्स लेट द बायर बीवेयर, जो व्यक्ति गुड्स को परचेज कर रहा है वो सावधान रहे। द डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर states that it is the duty of the buyer to be careful while purchasing goods. केविएट एम्प्टर का सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि बायर की ड्यूटी है जब वो वस्तुओं को परचेज कर रहा है तो वो बहुत केयरफुल रहे। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, द सेलर इज अंडर नो ड्यूटी टू रिवील ट्रुथ्स अबाउट द गुड्स सोल्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंदर सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है गुड्स के प्रति सच्चाई बताने की। अगर वो गुड्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम को देखता है तो वो खामोश भी रह सकता है। ये ड्यूटी बायर की है कि बायर कुछ भी लेने से पहले भली भांति चीज़ों को चेक कर ले और अपने आप को आश्वस्त कर ले कि जो चीज़ें वो ले रहा है वो बिल्कुल ठीक हैं। Therefore, when a person buys some goods, he must examine them thoroughly. जो भी व्यक्ति गुड्स को परचेज कर रहा है उन चीज़ों को भली भांति पूरे तरीके से चेक कर ले। ये जिम्मेदारी बायर की ही है, सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर प्रोडक्ट के अंदर कुछ डिफेक्ट भी है कि सेलर उस डिफेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स को डिस्कस करे। इफ द गुड्स डू नॉट सूट हिज पर्पस, द बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर लायबल फॉर द सेम। बायर ने कुछ गुड्स ले ली, अब उन गुड्स से उसका पर्पस हल नहीं हो रहा तो बायर सेलर को जिम्मेदार नहीं बना सकता। As there is no implied duty on the part of the seller that he shall supply goods suitable for the buyer's purpose. सेलर के ऊपर कोई भी कानूनी रूप में ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि जिसके अंतर्गत सेलर उन गुड्स को सप्लाई करे जो बायर के पर्पस को फुलफिल करती हैं। सो सेलर की हमारे कंट्री के अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बायर की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो गुड्स को लेने से पहले इस बात को चेक कर ले कि गुड्स उसके पर्पस के लिए फिट हैं या नहीं हैं। अदरवाइज बायर सेलर को जिम्मेदार नहीं बना सकता। देयरफॉर इफ गुड्स टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, बायर ने चीज़ें परचेज कर ली और वो चीज़ें डिफेक्टिव निकली या उन चीज़ों से उसका पर्पस फुलफिल नहीं होता, या बायर ने अपनी ही समझदारी का, अपनी ही स्किल को यूज़ किया है, इफ़ ही डिपेंड्स अपॉन हिज ओन स्किल आर जजमेंट, वो अपने जजमेंट के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर ही निर्भर करता है, उसने सेलर की कोई बात सुनी ही नहीं है। एंड ही मेक्स ए बैड सिलेक्शन, ही कैन नॉट ब्लेम एनी बॉडी एक्सेप्ट हिमसेल्फ। अगर उसने गुड्स डिफेक्टिव ले ली, ऐसी गुड्स परचेज कर ली जो उसके पर्पस को फुलफिल नहीं करती, उसने अपने स्किल और जजमेंट को यूज़ किया और बायर ने एक बैड सिलेक्शन कर दी, ही कैन नॉट ब्लेम एनी बॉडी, वो अब किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता, वो इस बात के लिए खुद ही जिम्मेदार होगा। इसके अंदर सेलर की तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बायर की ही जिम्मेदारी बनती है कि चीज़ों को लेने से पहले वो उनको अच्छी तरह से परख ले, जांच ले। बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए केविएट एम्प्टर के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। जो केविएट एम्प्टर है वो सेलर को प्रोटेक्ट कर रहा है कि सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बायर की ही जिम्मेदारी है। लेकिन केविएट एम्प्टर की कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस बायर को प्रोटेक्शन दे रही हैं। मैं आपके सामने ये इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस को अभी आगे टेकअप करूँगा। द डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर हैज सर्टेन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस। द फर्स्ट वन इज फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस, consent by fraud, merchantable quality, and the last one is consent by misrepresentation. इन 4 एक्सेप्शंस को
मैं आपके सामने एक एक करके टेकअप कर रहा हूं। द फर्स्ट वन इज फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस, वेयर द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच ही रिक्वायर्स द गुड्स। जब बायर ने सेलर को पर्टिकुलर पर्पस बता दिया कि उसे किस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, एंड ही रिलाइज ऑन द सेलर स्किल आर जजमेंट, और बायर कहता है कि मुझे इन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है, तुम ही मुझे बताओ कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ठीक रहेगी। इट मीन्स बायर अपने स्किल और जजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, बायर ने सेलर के स्किल या जजमेंट के ऊपर भरोसा किया। एंड द गुड्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द बायर, बायर ने उन गुड्स को डिस्क्राइब कर दिया। विच इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ द सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई, सेलर ऑर्डनरी बिजनेस के अंदर उन्हीं चीज़ों के अंदर डील करता है जो चीज़ें बायर ने डिस्क्राइब करी हैं। देन द सेलर मस्ट सप्लाई द गुड्स विच शैल बी फिट फॉर द बायर्स पर्पस। उस केस के अंदर अब सेलर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन गुड्स को सप्लाई करे जो बायर के पर्पस को फुलफिल करें। स्टूडेंट, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। अगर बायर ने सेलर को ये बता दिया मुझे गुड्स किस पर्पस से चाहिए, बायर सेलर के स्किल और जजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, उसने गुड्स को डिस्क्राइब कर दिया और सेलर उन्हीं गुड्स के अंदर डील करता है, तो सेलर की जिम्मेदारी बन जाती है कि सेलर बायर के पर्पस को जो फुलफिल करे उन्हीं गुड्स को सप्लाई करे। यहाँ पर जिम्मेदारी सेलर की बन गई। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वुड कैन बी यूज फॉर नंबर ऑफ पर्पसेस। वी कैन मेक फर्नीचर, पैकेजिंग बॉक्सेस, bonfire, stairs, windows, door, interior finishing, decoration, flooring, partitioning, etc. हमें लकड़ी परचेज करनी है। It can be for the purpose of furniture. It can be for packaging boxes, or to make doors, windows, or stairs. हमारा जो पर्पस है हम सेलर को वो पहले पर्पस बता दें। सेलर उस तरह की वुड के अंदर डील करता है जो कि बायर ने डिस्क्राइब किया है। उस केस के अंदर सेलर उसी तरह की वुड को सप्लाई करे जो बायर के पर्पस को फुलफिल करेगी। सिमिलरली बायर ने बता दिया कि मुझे वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए फ्लोरिंग पर्पस के लिए, मुझे लकड़ी चाहिए पार्टीशनिंग पर्पस के लिए, मुझे लकड़ी चाहिए कुछ डेकोरेटिव आइटम मुझे प्रोड्यूस करनी है। जब बायर ने अपना पर्पस बता दिया कि मुझे लकड़ी चाहिए बॉनफायर के लिए, उस केस के अंदर सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बायर को वो गुड्स दे जो बायर ने डिस्क्राइब करी है जिनसे बायर का पर्पस फुलफिल होगा। बट इसके अंदर स्टूडेंट याद रखेंगे सेलर उन्हीं गुड्स के अंदर डील करता है, तो सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो वही गुड्स प्रोवाइड करे जिससे बायर का पर्पस फुलफिल होगा। सेकेंड पॉइंट, मर्चेंटेबल क्वालिटी। मर्चेंटेबल मीन्स बिकने योग्य। वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। कुछ गुड्स खरीदी गई हैं सेलर को डिस्क्रिप्शन दे के, और सेलर उन्हीं गुड्स के अंदर डील करता है जो उसे डिस्क्राइब की गई हैं। देन देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। तो सेलर के ऊपर अब एक बर्डन है कि गुड्स ऐसी होनी चाहिए जो बिकने योग्य क्वालिटी की हों। बायर ने सेलर को गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया और सेलर उन्हीं गुड्स के अंदर डील करता है, तो जो गुड्स सेलर सप्लाई करे वो गुड्स बिकने योग्य होनी चाहिए। बट इफ़ द बायर हैज़ एग्जामिन द गुड्स, अगर बायर ने उन गुड्स को एग्जामिन कर लिया, देन देयर इज़ नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड डिफेक्ट्स विच सच एग्जामिनेशन और टू हैव रिवील्ड। अगर गुड्स को देखने से कुछ डिफेक्ट का पता चल सकता था और बायर ने गुड्स को एग्जामिन कर लिया, बायर कहता है मुझे मंजूर है, इट मीन्स अब सेलर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर बायर ने गुड्स को एग्जामिन कर लिया, उस गुड्स के अंदर उससे कोई भी डिफेक्ट नहीं दिखा, उस केस के अंदर अब सेलर की तरफ से कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन वाली ड्यूटी नहीं होगी। जहाँ पर बायर ने गुड्स को एग्जामिन कर लिया और गुड्स के अंदर कुछ डिफेक्ट था जो कि एक नॉर्मल एग्जामिनेशन से बिल्कुल सामने आ सकता था, बायर ने उन गुड्स को देख लिया और उसके बाद कुछ भी नहीं कहा,
उस केस के अंदर सेलर की अब कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। द थर्ड पॉइंट, कॉन्सेंट बाय फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स इंटेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। आपने जानबूझ के गलत फैक्ट्स किसी को दिए हैं। गलत फैक्ट्स देने के बाद आपने दूसरे व्यक्ति की सहमति उन चीज़ों के ऊपर प्राप्त कर ली, देन दिस इज ए फ्रॉड। वेयर द कॉन्सेंट ऑफ द बायर इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ऑब्टेन बाय द सेलर बाय फ्रॉड। जहाँ पर बायर की सहमति ली गई है गुड्स को परचेज करने के लिए बाय फ्रॉड, सेलर ने बायर के साथ फ्रॉड किया और बायर की सहमति ले ली। और वेयर द सेलर नोइंगली कंसील्स ए डिफेक्ट विच कुड नॉट बी डिस्कवर्ड ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन। सेलर ने जानबूझ के बड़ी चतुराई के साथ एक पर्टिकुलर डिफेक्ट को छुपा दिया जो कि अब नॉर्मल एग्जामिनेशन के अंदर दिखाई नहीं दे सकता। इट मीन्स इन गुड्स के अंदर एक लेटेंट डिफेक्ट है, एक हिडन डिफेक्ट है, एक छुपा हुआ डिफेक्ट है जो कि नॉर्मल एग्जामिनेशन से दिखाई नहीं दिया। बायर ने अपनी सहमति दे दी तो हम ये मान के चलेंगे कि सेलर ने बायर के साथ फ्रॉड किया है। इस केस के अंदर जब भी बायर को पता चलेगा कि गुड्स के अंदर डिफेक्ट था और ये डिफेक्ट बहुत चतुराई के साथ छुपा दिया गया, तो बायर उस केस के अंदर सेलर को जिम्मेदार बना सकता है, तुमने मेरी कॉन्सेंट फ्रॉड के थ्रू ली है। इस केस के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर डज नॉट अप्लाई। यहां पर सेलर को इस डॉक्ट्राइन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस एग्जाम्पल को देखिएगा, हमारे पास स्टूल टाइप फर्नीचर है। मिस्टर एस, ए सेलर, फर्नीचर सेलर, actively conceals some cracks in the furniture by using some filling material and polishing it in such a way that the buyer, even after reasonable examination, cannot trace the defect. It would amount to a fraud. सेलर ने इस फर्नीचर के पीस के अंदर कुछ फिलिंग भर के एक पर्टिकुलर क्रैक को, एक बहुत बड़े क्रैक को बड़ी चतुराई के साथ छुपा दिया। अब ये बायर के रीजनेबल एग्जामिनेशन करने पे भी दिखाई नहीं देता, इसका डिफेक्ट का कोई ट्रेस नहीं दिखाई देता। यहाँ पर सेलर बायर की कॉन्सेंट ले रहा है इस पर्टिकुलर फर्नीचर को परचेज करने के लिए, लेकिन ये कॉन्सेंट मानी जाएगी उसने ये कॉन्सेंट फ्रॉड के थ्रू ली है। हम यहाँ पर मानेंगे कि ये कॉन्सेंट फ्रॉड के थ्रू ली गई है। और इस केस के अंदर बायर जब भी इस चीज़ की जानकारी को देखेगा कि ये चीज़ के अंदर फिलिंग भरी हुई थी और ये मेरी कॉन्सेंट फ्रॉड के थ्रू ली गई है, बायर कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। द फोर्थ पॉइंट, कॉन्सेंट बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। वेयर द सेलर मेक्स ए मिसरिप्रेजेंटेशन एंड द बायर रिलाइंग ऑन इट makes purchase of misrepresented goods, the doctrine of caveat emptor does not apply. जहाँ पर सेलर ने अनजाने में कुछ गलत फैक्ट्स बतला दिए और बायर उन्हीं गलत फैक्ट्स के ऊपर विश्वास करके चीज़ को परचेज कर लेता है, तो उस केस के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर सेलर की फेवर में वर्क नहीं करेगी। बायर कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट विद द सेलर ऑन द ग्राउंड दैट his consent has been obtained by seller by misrepresentation. Such a contract is voidable at the option of the innocent party, that is buyer. He has a right to rescind the contract. इस केस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल बन जाएगा। अगर बायर चाहे तो अपनी इच्छा के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड भी बना सकता है। वैलिड बना सकता है मीन्स जो चीज़ उसने परचेज करी है वो उसको रख ले। वाइड बना सकता है मीन्स इस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर दे और ये बोले कि मुझे मेरे पैसे वापस दिए जाएं, मुझे मेरा प्राइस वापस दिया जाए। ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सच ए कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस समरी। देयरफॉर इन द फॉलोइंग केसेस द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर इज नॉट एप्लीकेबल। हियर द सेलर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर एनी लॉस टू द बायर। The first point is fitness for buyer's purpose. Consent obtained by the seller by fraud. The next one is merchantable quality. Consent by misrepresentation. Student ध्यान दीजिएगा, the first one is fitness for buyer purpose. जहाँ पर बायर ने अपना पर्पस बता दिया
और सेलर उन्हीं गुड्स के अंदर डील करता है, तो सेलर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो गुड्स वो सप्लाई करे जो बायर के पर्पस को फुलफिल करें। सेकंड, जिस केस के अंदर सेलर ने बायर की कॉन्सेंट थ्रू फ्रॉडुलेंट फैक्ट्स ली है, उस केस के अंदर बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। द थर्ड पॉइंट, मर्चेंटेबल क्वालिटी। अगर सेलर ने कुछ गुड्स ऐसी सप्लाई करी जो बिकने योग्य ही नहीं है, उस केस के अंदर बायर उन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। एंड द लास्ट इज, बायर की कॉन्सेंट ली गई, सहमति ली गई विद मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर, उस केस के अंदर भी बायर अपना कॉन्ट्रैक्ट सेलर के साथ कैंसिल कर सकता है। स्टूडेंट, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से लेक्चर के अंदर आपको ये डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्पटर की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।